brother and sister, that is. The topic of the day is law of precedent. Precedent means previous decisions or decisions. ब्रिटिश मॉडल में जुडिशियल डिसीजंस का अपना अलग महत्व है। लॉज दो तरह के होते हैं, इनएक्टेड लॉज एंड इवॉल्व्ड लॉज। इनएक्टेड लॉज, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि इनएक्टमेंट एक एक्ट होता है या जो पार्ट ऑफ द एक्ट है वो भी इनएक्टमेंट है, और जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से भी एक्चुअली वृद्धि का विकास होता है, जिसे कहते हैं इवॉल्व्ड लॉ। देखा जाए तो हम ब्रिटिश मॉडल पर हमारा सिस्टम आधारित है, और ब्रिटिश मॉडल जो है वो स्पेरी डिसाइसिस, एक्चुअली SPARE, इसे स्टेयर नहीं कहते हैं, इट इज स्पेरी। लैटिन में अगर ई शब्द प्रयोग होता है तो उसे आई प्रोनाउंस करते हैं, तो इट्स स्पेरी डिसाइसिस एक्ट नॉन कोइटा मूविरी। इसके बारे ये होते हैं कि टू स्टैंड बाय डिसीजंस एंड नॉट टू डिस्टर्ब व्हाट इज सेटल्ड। यही बात ब्रिटेन में भी है, यही अमेरिका में भी है, यही इंडिया में भी है। और जो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं एक्चुअली वहां पर प्रेसिडेंट्स का उतना मूल्य नहीं होता जितना हमारे यहाँ है। अब अगर आप आ जाए लॉ ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all courts in India. So it is the law declared. अब सुप्रीम कोर्ट लॉ कैसे डिक्लेयर करती है? सुप्रीम कोर्ट के पास उसके जजमेंट्स होते हैं, और आप देखिए कि दो शब्द हैं, जजमेंट एंड डिसीजन। जजमेंट एंड डिसीजन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आप CPC में आइए, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9, judgment is the statement by the judge on the grounds of a decree or order। जबकि डिसीजन जो है इसके 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1, डिसीजन मीन्स ए केस, जैसे हम कहते हैं ना कि केशवानंद भारती केस या इन केशवानंद भारती डिसीजन इट वाज लेड डाउन, तो ये डिसीजन मीन्स द होल केस। दूसरा है डिसीजन मीन्स द फाइंडिंग ऑन एन इशू। क्या होता है कि जब कोई इश्यूज बनाते हैं, आप देखिए सिविल में, और हम सब डिसाइड करते हैं कि इशू नंबर 1 इज डिसाइडेड इन अफर्मेटिव, इशू नंबर 1 या 2 इज डिसाइडेड इन नेगेटिव, तो यहाँ पर वर्ड इज डिसाइडेड। तो डिसीजन मीन्स नंबर 1 द होल केस, नंबर 2 डिसीजन मीन्स फाइंडिंग ऑन एन इशू, और तीसरा होता है कि डिसीजन मीन्स द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द केस। अल्टीमेट रिजल्ट जब पूछते हैं हमारे केस में क्या होगा, जीते या हारे, सूट डिक्री हुआ या डिसमिस हुआ, तो इट इज आल्सो डिसीजन। तो यहाँ डिसीजन के 3 अर्थ हो गए। डिसीजन मीन्स द होल केस, डिसीजन मीन्स फाइंडिंग ऑन द इशू, डिसीजन मीन्स द अल्टीमेट रिजल्ट। अब सवाल ये है कि जो जजमेंट है इसमें क्या बाइंडिंग है? तो जजमेंट में 2 चीजें होती हैं, एक है रीजनिंग और दूसरा कंक्लूजन। तो इट इज अ रीजनिंग और रेशियो दैट इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट। तो इसे कहते हैं रेशियो डेसिडेंटल, मींस रीजन फॉर डिसीजन। तो इट इज अ रीजन फॉर डिसीजन दैट इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट। और जो जजमेंट का कंक्लूजन है इट इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज, इसे कहते हैं रीज जुडिकेटर। इट इज नॉट रेस जुडिकेटर और रेस जुडिकाटर, नो, इट इज रीज। और कहा कि लैटिन में ई को आई प्रोनाउंस करेंगे, RES, रीज एंड जुडिकेटर। तो रीज जुडिकेटर जो है इट इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड इट इज अ रीजनिंग of the judgment that is binding on court. The law declared by the Supreme Court. So here the law declared means the reasoning. अब आप आइए कि आर्टिकल 141
जो है सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स कोर्ट है, और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ऑल अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हमने बताया था जो फंक्शन है एडजुडिकेटरी है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन का भी काम सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मींस कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और जब कोई लॉ बनता है तो ये देखना होता है कि वो लॉ लेजिस्लेचर ने विद इन द कन्फाइंस और द प्रोविंस असाइन्ड टू इट बनाया है या उसके बियॉन्ड है। अगर उसके बियॉन्ड है तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को प्रयोग करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देती है। तो हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ प्रेसिडेंट है, हमने बताया कि आर्टिकल 141 में इंश्राइंड है, आर्टिकल 141 में है द लॉ डिक्लेयर। तो अब सबसे ऊपर हमारी जो अपेक्स एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के का कहना है कि हमारे सारे जजमेंट्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट वही है जिनमें कोई लॉ का डिस्कशन हो, कोई लॉ ले डाउन किया गया हो, और जिसमें से कोई रीजनिंग निकल कर आती हो, जिसे हम रेशियो कहते हैं। तो इट इज अ रेशियो प्रेसिडेंट लाइक दैट इज बाइंडिंग। अब जब रेशियो की बात आ गई तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली एक जज कोई हियरिंग नहीं करता, वहां पर 2 या 2 से अधिक जज होते हैं, और उन्हें जहां भी 2 जजेस होते हैं तो हम उसे उससे अधिक तो उसे डिवीजन बेंच कहते हैं, 2 से अधिक हो गए, 3 हो गए तो हम उसे फुल बेंच कहते हैं, कम से कम 5 जज होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहलाती है। हालांकि हमारे जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 13 जजेस की केशवानंद भारती केस, और ये जो हमारी फुल बेंचेस होती हैं ये 5 जजेस, 7, 9, 11, 13 कितने भी जजेस की हो सकती हैं। तो अब आपने देखा कि वहां पर सिंगल जज नहीं होता। अब एक जज, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, है ना, उनका बाइंडिंग नेचर देखने के लिए हम देखते हैं कि बेंच में कितने जज बैठे हुए हैं। अगर एक जजमेंट 2 जजेस का है और दूसरा जजमेंट 3 जजेस का है तो इसमें कौन सा माना जाएगा? जो जिसमें अधिक संख्या जजों की है, यानी कि 3 जज वाला। हालांकि आपको मेरे साथ बात बताएं कि ओ चिन्नप्पा रेड्डी साहब ने एक बार कहा कि we Supreme Court sit in a batch of 2 or 3 judges as a matter of convenience, but 3 is not necessarily larger than 2. तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल छापा और उसमें लिखा 3 = 2 says our सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने को रिवाइज किया और कहा नहीं भाई 3 है और 2 है, तो जहाँ पर मतलब है 3 की बेंच एज कम्पेयर टू 2 जजेस लार्जर है, उसकी बात मानी जाएगी। अब एक तो बड़ी सीधी सी बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर है तो नेचुरली वो प्रिवेल करेगी, और उसके बाद मतलब है फिर फुल बेंच, फिर डिवीजन बेंच। अब अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट बेंचेस हैं, दोनों 2 जजेस के हैं और उनके जजमेंट्स हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसे केस में नॉर्मली इट इज द सब्सिक्वेंट डिसीजन दैट शैल प्रिवेल। लेकिन एक सिचुएशन हो सकती है कि जैसे कि मान हमारे टेम्परेरी इंजंक्शन का मैटर है। अब टेम्परेरी इंजंक्शन के ऊपर जो पहली रूलिंग है उसमें यूपी अमेंडमेंट है, ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 2, उसको कंसीडर करके लॉ ले डाउन किया गया, और दूसरे वाले में जनरल लॉ है, यूपी अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया गया। तो हम ऐसे केसेस में ये चॉइस होती है ट्रायल जज के पास कि जो डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन द लॉ बिफोर द लोअर कोर्ट है वो उसको अप्लाई करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो जहाँ हमारा यूपी अमेंडमेंट कंसीडर किया गया है
वो रूलिंग चाहे पहले की है हम उसको मानेंगे, सब्सिक्वेंट को नहीं मानेंगे। फिर अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक रूलिंग 3 जजेस की है, दूसरी सब्सिक्वेंट बेंच 2 जजेस की है और वो डिफर करते हैं कि जो 3 जजेस ने कहा वो व्यू मतलब जो है टेनेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो लार्जर बेंच को रेफर करेंगे। एक बार बड़े मैदान बात आई, कर्नाटक का था जो नजप्पा केस है हुआ है, तो उसमें 2 जजेस ने एक मैटर रेफर कर दिया लार्जर बेंच को, वो 3 जजेस ने किया और जिस मैटर को रेफर किया गया वो एक्चुअली 7 जजेस की बेंच ने डिसाइड कर रखा था। तो भाई 3 जजेस को कैसे सुनते, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये रेफरेंस हमको हुआ है, ये गलत हुआ है। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज और आपको बताया मेरे कि मान लीजिए कि डिवीजन बनता है सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 केस सुनते हैं, मान लीजिए कि 3 जजेस की बेंच है किसी मैटर को सुन रही है। अब वहां पर पार्टीज ये एग्री कर गए कि हमें इसे कंसेशन पर डिसाइड कर दीजिए या कंसेंट पर, उनके राइट्स पर बोले हम इसको छोड़ते हैं और हमारा मतलब जो है ये हमने कंप्रोमाइज कर ली। अब उसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया, तो उस लॉ की जो बात है उसके ऊपर मेजॉरिटी ने कोई अपना व्यू नहीं दिया और जो माइनॉरिटी में एक जज हैं उन्होंने उसको डिस्कस किया उस लॉ को। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेजॉरिटी ने कोई लॉ नहीं दिया, माइनॉरिटी ने लॉ ले डाउन किया, तो माइनॉरिटी जज इज आल्सो ए सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो जो लॉ डिक्लेयर, क्योंकि उन्होंने लॉ डिक्लेयर किया बाकी दो ने नहीं किया, तो जो उनका व्यू है वो रेशियो माना जाएगा एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब ये जो है ये रूलिंग हमारे इलाहाबाद की थी, जो केस था एक्चुअली उस केस का नाम आपको हम बता दें अगर आप जानना चाहें। यस, उस केस का नाम है प्रेम प्रकाश वाली रूलिंग थी। और इसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ये व्यू है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट द लॉ डिक्लेयर। अब आप देखिए कि लॉ डिक्लेयर करना यानी कि जो रीजनिंग है वो बाइंडिंग है, द कंक्लूजन इज नॉट बाइंडिंग, कंक्लूजन इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज, इट्स रीज जुडिकेटर। अब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे SLPI, उसमें लिखा है स्पेशल लीव पिटीशन, लीव ग्रांटेड, इसमें कोई रीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई रेशियो नहीं है, ठीक। या कहीं पर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन पड़ी, डिले कंडोन, इसमें कोई रीजन नहीं है, तो इसको फिर इसमें कोई रेशियो नहीं है। या अगर कोई डायरेक्शन दिया गया पर्टिकुलर केस में पार्टीज को, तो दैट इज कंक्लूजन, दैट इज रीज जुडिकेटर, इसमें कोई रेशियो नहीं है। कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया गया, अगर उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, आप सब वो लिख भी देते हैं अपने ऑर्डर में ही कि जब ट्रायल इसका होगा मेरिट्स पर कोई ऑर्डर पास होगा केस में, तो इस इंटरिम ऑर्डर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वहां पर कोई रेशियो नहीं है। तो अब आप देखिए कि द लॉ डिक्लेयर, it is a law declared that is binding, the conclusion is not binding on the court, conclusion is binding on parties, it's res judicator। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं किसी भी जजमेंट में, एक होता है रेशियो डेसिडेंडाई और दूसरा होता है ओबिटर डिक्टर। तो ओबिटर मींस समथिंग सेड बाय द वे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारी स्पीकिंग जजेस हैं, कहते हैं ना स्पीकिंग देयर इज नो वर्च्यू, अच्छा नहीं लगेगा बोलने वाले थे, कहते हैं जज यस जजमेंट स्पीक्स, मतलब जजमेंट आपका बोले आप मत बोलिए, क्योंकि आपको तो हियरिंग पहले करनी है और फिर जजमेंट को डिलीवर करना है। तो अगर कोई जज ने हियरिंग के दौरान कोई कहते हैं कैजुअल रिमार्क कर दिया, ठीक, तो वो वोटर नहीं होगा। लेकिन जजमेंट में अगर कोई आपने इलस्ट्रेशन देकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली, कुछ फैक्ट्स ले लिए और उसके आधार पर कहा कि अगर ये वो स्थिति होगी वस्तु स्थिति तो लॉ ये होगा, तो उसे हम कहते हैं
ओबिटर डिक्टा। ओबिटर मीन्स कंसिडर्ड ओपिनियन। तो कैजुअल रिमार्क से कंसिडर्ड ओपिनियन में अंतर हो गया। अगर कंसिडर्ड ओपिनियन है, हाइपोथेटिकल फैक्ट्स के ऊपर है, तो फिर हम उसे कहते हैं ओबिटर। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का रेशियो बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट का ओबिटर भी बाइंडिंग, दोनों बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का। अब हम यही पढ़ा जाते हैं कि इसके पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले प्रिवी काउंसिल थी जो 1935 तक रही, और 1935 के बाद जो है फेडरल कोर्ट आ जाती है जो हमारे यहाँ संविधान के लागू होने तक रहती है, और जब 26 जनवरी 1950 के बाद से हमारी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि जो प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस हैं उनका क्या वेट है। तो उनके लिए आप देखेंगे कि सेक्शन 212 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो उसमें कहा गया था कि प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग है। अब इसके बाद फिर आप आ गए जो फेडरल कोर्ट आ गई, तो फेडरल कोर्ट में भी जो उसके जजमेंट्स हैं आप देखें कि हमारा आर्टिकल 374 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी यही कहा गया है कि फेडरल कोर्ट के डिसीजन भी जो है वो बाइंडिंग है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर वो बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर मतलब जो है वो चाहे तो उन जजमेंट्स को पलट सकती है, लेकिन आपके सामने अगर आ जाए अथॉरिटी प्रिवी काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं है, तो प्रिवी काउंसिल को आप मानेंगे। प्रिवी काउंसिल का अगर है जजमेंट और फेडरल कोर्ट का भी है, तो प्रिवी काउंसिल को आप अधिक वेट देंगे। ये आर्टिकल 225 है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब उसमें प्रोविजन है। तो आपने देखा इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, और इधर हो गया आर्टिकल 225। तो इनका सबका इफेक्ट ये होता है कि प्रिवी काउंसिल को जो है इट इज एंटाइटल्ड टू मोर वेट। अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का रेशियो हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ओबिटर हो गया, इसी तरह प्रिवी काउंसिल का भी ओबिटर जो है वो बाइंडिंग है। हम आगे अब ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हमने आपको फिर एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि आर्टिकल 141 में भी जो डायरेक्शंस होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस इन द इंडिविजुअल केस, तो वो तो पार्टीज बाइंडिंग हो गए, और दूसरे होते हैं जनरल गाइडलाइंस। अब ये जनरल गाइडलाइंस जैसे आप ऐसे लीजिए, एक सिचुएशन ए है जिसमें कोई लॉ है, सिचुएशन सी है उसमें लॉ है, सिचुएशन बी में कोई लॉ नहीं है। अब सिचुएशन बी को डिसाइड करना है, तो क्या हमारा जज ये कह सकता है कि साहब इसमें तो कोई लॉ नहीं है, हम इसे कैसे डिसाइड करें? नहीं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फ्रेंच सिविल कोड है, उसका आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई जज ये कहने से, निर्णय करने से इनकार कर दे कि इस पे लॉ नहीं है, तो वो एक तरह से डिनायल ऑफ जस्टिस होगा, ये मिसकॉन्डक्ट होगा। तो इसके लिए एक है थियरी ऑफ लॉजिकल प्लेनिट्यूड ऑफ लॉ। उसमें कहा गया है कि आपको फिर लॉ निकालना है। जैसे आप जैपनीज लॉ में आ जाए तो वो कहते हैं कि अगर लॉ नहीं है तो आप कस्टम को देखिए, कस्टम नहीं है तो आप रीजन को देखिए, और अगर रीजन नहीं है तो इक्विटी को देखिए। इसी तरह से आप जापान के बाद में फ्रेंच में आए, तो फ्रेंच वाले भी कहते हैं कि अगर कोई लॉ नहीं है तो आप अपने को लेजिस्लेटर की जगह पर रख के देखिए। मतलब जज ये मान के चलेगा कि अगर उसे कानून बनाना होता तो वो क्या कानून बनाता, तो वहां पर हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं, ये जो एरिया है ना, एरिया ऑफ नो लॉ, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ NONLIQUET, नॉन लाइकिंग, कहते हैं एरिया ऑफ नो लॉ। तो जहां पर एरिया ऑफ नो लॉ है वहां पर सुप्रीम कोर्ट जनरल गाइडलाइंस दे सकती है, और वो तब तक वैलिड होंगे जब तक कि लेजिस्लेचर उस पर कोई कानून न बना दे। जैसे विशाखा केस है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, या आप और आप देखिए DK बसु राइट्स ऑफ एसपीज वाला केस, या और आ जाइए एडॉप्शन के ऊपर है लक्ष्मीकांत पांडे वाला केस।
तो ऐसे केसेस हैं जहां पर जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं, दोस आल्सो हैव द फोर्स ऑफ लॉ। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद हायरार्की में नीचे आते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फुल बेंच हमारे हाई कोर्ट का बाइंडिंग, उसके नीचे डिवीजन बेंच बाइंडिंग, उसके नीचे सिंगल जज वो आ जाएगा। क्योंकि हमारे जनरल रूल सिविल है, उसका रूल 6 ये कहता है कि all rulings of the high court in force shall be binding on subordinate courts। तो हम लोगों का रूल है, सिंगल जज भी है, वो बाइंडिंग है। अब आप देखिए कि जो यहाँ पर वही बात है कि फुल बेंच में कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ मानना है। मान लीजिए कोई डिवीजन बेंच है और सब्सिक्वेंट डिवीजन बेंच आती है जो उससे पहले वाले से भिन्न मत दिया है, तो अब आप किसको मानेंगे? आप पहले डिवीजन बेंच को मानेंगे, बाद वाली को नहीं मानेंगे। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से फर्क हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंचेस की अगर 2 जज की एक है और 2 जज की सब्सिक्वेंट है, तो आप नॉर्मली सब्सिक्वेंट जज जो रूलिंग है उसको मानते थे डिसीजन को। लेकिन जब यहाँ पर हैं तो लॉ कहते हैं ना कि कॉमिटी या कर्टसी का नियम, एक जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहती है कि अगर कोऑर्डिनेट बेंच सेम वे की प्रीवियस अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट अगर उसके ओपिनियन का होता है तो उसे लार्जर बेंच को मैटर रेफर करना चाहिए। तो अब यहाँ पर चूंकि लार्जर बेंच को रेफर नहीं किया और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू दे दिया, तो आप किसको मानेंगे? पहली वाली को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सब्सिक्वेंट था, कॉन्फ्लिक्ट होने पर भी कोऑर्डिनेट बेंचेस में। लेकिन यहाँ पर है कि पहली वाली को मानेंगे, बाद वाली को नहीं मानेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई सिंगल जज है, तो अगर सिंगल जज ने कोई मत दिया है तो सब्सिक्वेंट सिंगल जज पर पहले वाला बाइंडिंग होगा। अगर वो पहले वाले को उल्लेख नहीं करता है और अपना जजमेंट सुना देता है, तो हम जो सब्सिक्वेंट वाले को कहेंगे इट इज पर इंक्यूरियम। और पर इंक्यूरियम जो है इट इज ए बैड लॉ। पर इंक्यूरियम मींस इंक्यूरिया मींस इग्नोरेंस, या कहते हैं इनएडवर्टेंस, उसको नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, अगर पहली रूलिंग किसी पॉइंट पर साइलेंट है जिसे दूसरी वाली में डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर दूसरी वाली उस पॉइंट पर जिसको पहली वाली सब साइलेंशियो है, वहां पर वो वैलिड लॉ माना जाएगा। अब एक चीज और है कि मान लीजिए कि सिंगल जज अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच से डिसएग्री करता है, तो उसे मैटर को लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। अनलेस, जैसे हम आपको एक एग्जांपल छोटा सा दें कि रामबाबू केस फुल बेंच है, धारा 156 की उपधारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता के ऊपर। वहां मजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन को या तो रजिस्टर करने का आदेश करे या उसे परिवार की भांति मान करके कार्रवाई करे। अब अगर किसी सिंगल जज को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जो है उसके अनुसार वो फुल बेंच नहीं है, तो उसे नॉर्मली क्या करना चाहिए कि मैटर को लार्जर बेंच को रेफर कर देना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फुल बेंच इलाहाबाद के व्यू को एक्सप्रेसली ओवररूल कर दिया है, चाहे उसका नाम रूलिंग का नाम ही लिखा हो, अगर उसे एक्सप्रेसली की कंसीडर किया और ओवररूल किया, तो फिर हमारी फुल बेंच की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद में हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 कॉन्फ्लिक्टिंग डिवीजन बेंच, तो पहले वाली, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो सिंगल जज। सिंगल जज अगर है तो वहां पर अगर सब्सिक्वेंट सिंगल जज है और तो उसके ऊपर जो प्रीवियस सिंगल जज है वो बाइंडिंग है, बाद वाला नहीं माना जाएगा। अब जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, मतलब जो इसमें भी देखिए कि आप 2 तरह के, अथॉरिटेटिव और परसुएसिव। अथॉरिटेटिव कहते हैं कि फुल्ली बाइंडिंग है ना, और दूसरी जो परसुएसिव होती हैं दोज व्हिच आर एंटाइटल्ड टू रेस्पेक्ट। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटेटिव, इलाहाबाद हाई कोर्ट अथॉरिटेटिव, और इसमें भी मान लीजिए कि कोई रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की और सब्सिक्वेंट
जजमेंट बेंच ने उसे लार्जर बेंच को रेफर करा दिया है, तो क्या पहले वाली खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई। वो जब तक कि लार्जर बेंच जो है उसे ओवररूल ना कर दे, तब तक वो कहेंगे कंडीशनली अथॉरिटेटिव। अगर हमें आज डिसाइड करना है और लॉ पहले से है, उस लॉ के लिए लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, तो हमें उस लॉ को आज अप्लाई करने से हम इनकार नहीं कर सकते। इट इज अथॉरिटेटिव सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट इज अपेल्ड और ओवररूल्ड। तो आपने देखा कि अब आप यूं समझ लीजिए जैसे कि आपके सामने आपको कोई जजमेंट देना है, तो दोनों पक्ष बहस करते हैं और दोनों पक्ष बहस करने के बाद अपनी बेंच ऑफ रूलिंग एक पक्ष का और दूसरा अपनी बेंच ऑफ रूलिंग रख देगा। तो अब आपको उसे कैसे मानना है, क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हमने क्रम बताया आपको कि सबसे पहले आप देखेंगे कोई सुप्रीम कोर्ट है, आपने सुप्रीम कोर्ट निकाली। अब मान लीजिए उसे कई रूल्स में फॉलो किया गया है, तो अब आप उस सुप्रीम कोर्ट को लिख लीजिए और आप ठीक है उसमें क्या लॉ ले डाउन किया गया, और फिर आप जो अदर रूलिंग्स हैं जो भी 5-7 हैं उनका सबका नाम साइटेशन लिखते हुए आप कहेंगे अनुसरण, है ना, मतलब देखिए स्थापित विधि आपने पहले लिख दी और उसमें जो अनुसरण किया गया कि मतलब रूलिंग लिखी और फॉलो उसका कर दिया कि फॉलो किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि रूलिंग जितनी आपके सामने साइट की जाती हैं, आपको अपने निर्णय में लिखना सबको इस तरह हाईकोर्ट का इसको लेटर है। और दूसरे लिखने का तरीका क्या है, नेम्स ऑफ पार्टीज पहले लिखेंगे जैसे ए वर्सेस बी और फिर ब्रैकेट में साइटेशन AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 2000, तो ये ब्रैकेट में साइटेशन ब्रैकेट में होगा। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको मिल जाता है रूलिंग्स में मतलब जो है कि पहले साइटेशन कॉमा करके नेम्स ऑफ पार्टीज, नहीं ये गलत हो जाएगा। नेम्स ऑफ पार्टीज पहले ब्रैकेट में साइटेशन आप डालेंगे। तो हमने कहा कि आपके सामने बेंच ऑफ रूलिंग्स आ गया, आपने लिखा है। तो अब देखिए कि लॉ भी तो होता है ना कि दो तरह का होता है, एक है सेटल्ड लॉ, उसी को फॉलो किया गया, तो आप लिखेंगे यह सुस्थापित विधि है कि जैसे कहते हैं ना पोजीशन इज 9 पॉइंट्स इन लॉ, कि पोजीशन इज प्राइमा फेशी प्रूफ ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा ना प्राइमा है FACIE, कुछ लोग इसे फेसी कहते हैं, कुछ फेसाई कहते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इट इज फेशी ई। मतलब यहाँ पर आई के बाद भी ई है, लैटिन है, तो वो भी आई पढ़ा जाएगा। तो आपने दिखाया था कि यह सुस्थापित विधि है, फिर आपने लिख दिया कि अगर कई रूल्स को फॉलो किया गया तो उनका सबका नेम्स ऑफ पार्टीज ऐसे लेकर में अनुसरण किया गया। ठीक ऐसे ही अब आपने देखा कि कुछ रूलिंग आपकी इलाहाबाद की उन्होंने डाली, कुछ आपकी मद्रास की, कुछ बम्बई की। तो अगर इलाहाबाद की है तो मद्रास और बम्बई को आप उल्लेख तो कर दीजिए, लेकिन चूंकि इलाहाबाद की रूलिंग है तो रूल 6 जनरल सिविल से वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, चाहे सिंगल जज क्यों ना हो, मद्रास की डिवीजन बेंच हो, बॉम्बे की फुल बेंच हो। ठीक है, लेकिन आप अपने इलाहाबाद की ही रूलिंग को मानेंगे। अगर इलाहाबाद की कोई रूलिंग नहीं है मान लीजिए और मद्रास की डिवीजन बेंच आ गई, बॉम्बे की फुल बेंच आ गई, तो अब यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि डिवीजन बेंच है फुल बेंच है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो लॉ ले डाउन किया गया है वो जो आपके समक्ष तथ्य हैं उनके कितने समीप है, कितने समीप है। जैसे इसे कहते हैं स्टैट्यूट्स पेरी क्राइटेरिया, मतलब अगर सिमिलर नेचर का कोई स्टैट्यूट है, कोई विधि है, जैसे रेंट लॉ, हमारे यहाँ का रेंट लॉ, आंध्रा का रेंट लॉ, बॉम्बे का रेंट लॉ कहीं पर सिमिलर है, कहीं डिसिमिलर है। तो अगर सिमिलर है उस पर कोई लॉ ले डाउन किया गया है आंध्रा का या बम्बई का, और इलाहाबाद का कोई लॉ नहीं है, तो हम उसको मान सकते हैं। पंजाब का डिसिमिलर अगर है, ठीक है, एडमिटेड रेंट कैलिस रेंट के ऊपर, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो स्टैट्यूट्स कहते हैं पेरी मटेरिया। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रेसिडेंट को मानते क्यों है, प्रेसिडेंट ये है इसके है कि एक जज की दो क्वालिटीज होती है सामान्य कहा है, एक है कंसिस्टेंसी और दूसरी है प्रेडिक्टेबिलिटी। कि मतलब हमारे जजमेंट्स ये नहीं कि आज हम कुछ कर रहे हैं कल हम कुछ कर रहे हैं, या हम जहाँ पर है वहाँ पर 20 न्यायालय हैं और उस केस को 20 के लागू किया जाए तो 20 तरीके फैसले हो जाए, नहीं
सिमिलर जजमेंट ना हो, ये कोशिश करते हैं, इसलिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट पहले में हायरार्की है और यहाँ पर जो हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद में हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगी, अर्थात ये दोनों अथॉरिटेटिव। अगर इलाहाबाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो अदर हाई कोर्ट्स, परसुएसिव। अदर हाई कोर्ट्स में आप वहां पे देखिए कि रूलिंग्स आपको जो अदर हाई कोर्ट्स में जो साइड की गई सबके बारे में लिखना होगा, नेम्स ऑफ पार्टीज, उसका साइटेशन और उसमें क्या ले डाउन किया गया या क्या अवधारित किया गया। अब आप बताएंगे कि वो कि हमारे आपके भाग के जो तथ्यों के समीप है या सुभिन्न है। अगर सुभिन्न है तो आप उसको नहीं मानेंगे। सामने कहते हैं ना कि ट्रायल जज के पास एक ऑप्शन है, आइदर टू डिस्टिंग्विश और फॉलो। मतलब आपको दो में से एक काम करना है, या तो आप अंतर करिए कि तथ्य सुभिन्न है या उसे फॉलो करिए। अब देखिए ना, आप जो जजमेंट लिखेंगे, आपके जजमेंट में क्या है, तीन मतलब है, बल्कि देखा जाए तो ऑर्डर 20 सीपीसी में कहा गया है कि जजमेंट में क्या है, कंसाइज फैक्ट्स होते हैं, उसमें इश्यूज होते हैं, इश्यूज पर रीजनिंग होती है ना, और तो उसे मतलब कहते हैं और उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं। हर एक सेक्शन में पहले कहा कंक्लूजन और फिर रीजंस फॉर डिसीजन, लेकिन रीजन पहले कंक्लूजन बाद में आए तो अच्छा होता है। यही बात धारा 353 जो है दंड संहिता में भी कही गई है कि जजमेंट में क्या होना चाहिए। तो अब आप जजमेंट लिखिए, आपके हर जजमेंट में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ लॉ होता है। पॉइंट ऑफ लॉ जैसे कि आपका इन्वेंशन सूट आया मान लीजिए, तो उसमें क्या बात है कि क्या पोजीशन प्लेंटिफ का है या नहीं है, इट इज पॉइंट ऑफ लॉ। फिर जो पॉइंट ऑफ लॉ के बाद में एक चीज होती है प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, इसे कहते हैं सेटल्ड लॉ। The regarding position is prima facie proof of ownership, सेक्शन 110 एविडेंस है। तो ये हो गया प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या सेटल्ड लॉ। तीसरा होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो नॉर्मली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये कौन देखता है, ये हाई कोर्ट देखती है, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस ये सुप्रीम कोर्ट देखती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मैटर आ गया, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना है, लेकिन उसमें कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, ठीक, और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या इन्वॉल्व है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए रेफरेंस का प्रोविजन है। और रेफरेंस जो होता है आपका, अगर आप सिविल प्रोसेस संहिता में आइए तो रेफरेंस का सेक्शन उसकी धारा 113 है, और आप उधर आ गए दंड प्रकाश संहिता में तो उसकी धारा 395 है। तो रेफरेंस के कंडीशंस हैं, देयर शुड बी ए पेंडिंग केस नंबर 1, ठीक, द क्वेश्चन शुड टू बी डिसाइडेड is not covered by settled law and it is necessary to obtain the opinion of the high court on that point of law। तो अब ये तीन चीजें अगर है, अगर सेटल्ड लॉ है तो आप रेफरेंस नहीं करेंगे, आप उनकी गलती नहीं बताएंगे। एक बार क्या हुआ, पुरानी बात है, सन 85 के पहले की, एक डिस्ट्रिक्ट साहब थे, इंडियन डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उन्होंने एक मैटर में रेफरेंस कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट के सामने पर्टिकुलर पॉइंट आर्गू नहीं हुआ था, अगर ये आर्गू हुआ होता तो जजमेंट कुछ और होता। हाई कोर्ट ने कहा देखिए ये जो रेफरेंस टू लार्जर बेंच है ये हमारी ब्रदर जजेस की आपस की प्रैक्टिस है, हम लोग हाई कोर्ट के जजेस रेफरेंस करते हैं और आपके लिए लॉ जैसा भी है, गुड बैड आर इंडिफरेंट, आपको उसको उसका पालन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, आप ये रेफरेंस नहीं कर सकते। तो हमने कहा रेफरेंस आप वही कर सकते हो जो सीपीसी की धारा 100 की जो सेक्शन 113 या सीआरपीसी की सेक्शन 395 में जो हमने पॉइंट्स आपको बताए। तो अब यहाँ पर देखिए कि रेफरेंस वही करना है कि जहाँ पर कोई पेंडिंग केस हो, उसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ जो अनसेटल्ड है और उस पर ओपिनियन हाई कोर्ट की लेना जरूरी है उसका निर्णय करने के लिए। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हमारी हाई कोर्ट, जहां हमारी हाई कोर्ट नहीं है वहां पर अदर हाई कोर्ट वो परसुएसिव है। अब
हम नीचे आ जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मान लीजिए कि आपके सामने किसी कोऑर्डिनेट को का जजमेंट लाके रख दिया गया कि साहब आपके बगल में तो ये फैसला हो रहा है, तो आप मुस्कुरा के कहेंगे भाई कि हमारे सामने आप आर्ग्यू कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो वो जाने, और हम तो हमारे सामने आर्ग्यू हो रहा है, आपकी बात को सुनेंगे, जजमेंट लिखेंगे। तो आपके यहाँ ऐसी कोई रूलिंग जो है कहते हैं कि कॉन्करेंट कोर्ट की कोई रूलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आपकी बाइंडिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ही कोई ऑर्डर लाके रख दिया गया, तो अगर वो फाइल आपके यहाँ पेंडिंग है तो उसमें तो डायरेक्शन आप पर बाइंडिंग है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किसी दूसरे केस में कोई निर्णय दिया है तो वो आपके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जो जजमेंट्स होते हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप जानते हैं किसको कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वो हैं जिनके जजमेंट्स जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, नंबर 1, और दूसरी चीज जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में पनिश करने की पावर होती है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में पनिश करने की पावर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को नहीं है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट में नहीं आएंगे। अब हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, जैसे क्या हाई कोर्ट का ओबिटर आप पर बाइंडिंग है? तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का रेशियो और ओबिटर दोनों बाइंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट का जो है वो ओबिटर आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हाई कोर्ट का सिर्फ रेशियो बाइंडिंग है, ओबिटर बाइंडिंग नहीं है। अब आप इसी तरह से आइए कि कोई ऐसा ऑर्डर आपके सामने आया जिसमें हमने रीजन ही नहीं है, ठीक है, इंटरिम एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर्स हैं, तो दैट इज नॉट बाइंडिंग in the ultimate decision of the case unless it lays down some law। तो अगर उस पर कोई लॉ ले डाउन किया गया है तब तो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। आप आइए कि आपको जब डिसाइड करना है, मैंने कहा कि अदर हाई कोर्ट्स, तो अदर हाई कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट पेरीमेटेरिया वाली बात आ गई, और प्रेसिडेंट में बहुत सीधी सी बात है कि जो भी रूलिंग्स आपके सामने साइड होंगी आपको लिखना सब है, सबका उल्लेख करना है, सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ एक एक लाइन बतानी है। इसमें ये अवधारित हुआ है ना, मतलब इस मतलब केस में ये अवधारित हुआ, और फिर ये आपके जो है समक्ष वाद के तथ्यों पर लागू होती है ना, या इसके तथ्य सुभिन्न है, इस पर लागू नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप उन जजमेंट्स को ना लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो ये सर्कुलर लेटर्स का वायलेशन हो जाएगा, या आप लिखें उनको, उसको करते हैं ना कि उठा करके पूरा एक साथ एक पैरा में उनको जिक्र मेंशन कर दिया, डिस्कस नहीं किया। तो प्लीज डिस्कस करना जरूरी है, चाहे आप एक ही एक लाइन लिखें। और हमने बताया आपको कि साइटेशन आप पहले लिखते हैं, नेम्स ऑफ पार्टीज बाद में लिखते हैं, ये तरीका भी सही नहीं होगा। तो अब फिर आपको अगर हम समअप करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इज a source of law। Article 141 Constitution of India में the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts in India। हमारे यहाँ रूल 6 है जनरल सिविल कि हमारे हाई कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं जो इनफोर्स हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। तो आप उन सभी को फिर उनकी अथॉरिटी, तो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अथॉरिटेटिव है, और अगर इनमें कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है किसी पॉइंट पर और हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं है, देन अदर हाई कोर्ट्स आर परसुएसिव। अगर हमारे ही हाई कोर्ट के दो डिवीजन बेंच है जो कन्फ्लिक्टिंग है, तो हम किसको मानेंगे? पहले वाले को, बाद वाले को नहीं मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है और कोऑर्डिनेट बेंचेस हैं, है ना, और सब्सिक्वेंट में पहले वाली का हवाला नहीं दिया गया है, तो अगर हाई कोर्ट में हो तो ये बात पर इंक्लूरियम हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे यहाँ पर इंक्लूरियम जैसी कोई चीज नहीं है, हमें लॉ मालूम है, हम उसको लिखें या ना लिखें, तो सब्सिक्वेंट। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर ऐसा है कि सब्सिक्वेंट वाले में जनरल लॉ का डिस्कशन है और जो पहले वाली है उसमें उस एक्ट या अमेंडमेंट का उल्लेख है जो हमारे यहाँ यूपी में लागू होता है, तो हम पहले वाली को मानेंगे। ये हमारे
ये चॉइस कहते हैं ट्रायल जज की होगी, लेकिन नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट भी अपनी लार्जर बेंच के जजमेंट्स को इग्नोर नहीं करेगा, वो उनको मानेगा। और जब लॉ ले डाउन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट्स को बहुत एंटाइटल्ड टू ग्रेट वेट, या हमारे कुछ जो पुरानी हाई कोर्ट्स हैं जैसे इलाहाबाद है, बॉम्बे है, मद्रास है, इनका जो कोई सेटल्ड व्यू है तो उसको भी काफी वेट देते हैं। तो अब सीधी सी बात ये हो गई कि प्रिवी काउंसिल आज भी हमारे यहाँ मानी जाती है, और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सप्रेसली ओवररूल कर दिया है तब हम उसको नहीं मानेंगे। अदरवाइज आप देखिए कि जो जजमेंट्स होते थे प्रिवी काउंसिल के कितने छोटे छोटे, एक जज में डिसाइड कर देते थे, 5-7 पेज में लॉ ले डाउन करते थे। कलेक्टर ऑफ मदुरा मुत्तुराम लिंगा का केस आप देखिए, उसमें एक लाइन क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज will outweigh the written text of law, वो आज भी लॉ है। तो इसे कहते हैं सेटल्ड लॉ या प्रोपोजिशन ऑफ लॉ। एक सिचुएशन आपके सामने और आती है, आपने जजमेंट सुना दिया और गलती से उसमें जो लॉ था वो साइड नहीं होता है, और वो लॉ जो है वो बाद में साइड होता है जो आपके निर्णय के विरुद्ध जा रहा है, जबकि वो लॉ था। तो आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 151 सीपीसी का उपयोग करते हुए अपने जजमेंट में उस रूलिंग के आधार पर भी लिख सकते हैं। वो आप नोट कर ले जाएं, इट इज हर नारायण वर्सेस विनोद कुमार AIR 1987 इलाहाबाद 319। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स not only when it is shown before delivery of judgment by a concerned court, but also when brought to their notice after the pronouncement of judgment। तो ये हरनारायण वाली रूलिंग हमने आपको बताई। अब जो हमने आपको बताया था, एक है गोपाल कृष्ण इंद्रे वर्सेस 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर एंड अदर्स AIR 1981 इलाहाबाद 300। ये फुल बेंच है, 3 जजेस की बेंच है। इसमें कहा गया है where there are conflicts between the 2 decisions of the Supreme Court given by the judges of equal strength, the decision of latter bench would be binding। अब इसी तरह से एक और हमारी है फुल बेंच गंगा शरण वर्सेस श्रीविद्या ठाकुर गाजियाबाद एंड अदर्स AIR 1991 इलाहाबाद 114। ये भी 3 जजेस की है और फुल बेंच है। इसमें कहा गया था कि conflict between 2 decisions of equal benches of Supreme Court which cannot possibly be reconciled, courts must follow judgment which appear to them to state the accurately and elaborately, more so when later decision of Supreme Court did not notice state amendment of its statute in question and earlier decisions of the Supreme Court। तो ये हो गया। और उसके बाद में आपको एक और हमारी रूलिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये है सुंदर जस कन्हैयालाल भतीजा एंड अदर्स वर्सेस द कलेक्टर ठाणे महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो इसमें कहा गया कि the judicial decorum and legal propriety demand that when a single judge or a division bench does not agree with the decision of a bench of coordinate jurisdiction, the matter shall be referred to a larger bench। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जुडिशियल डिकोरम ये कहता है कि अगर हम अगर मतलब ये हमारे लिए नहीं, पहली बात तो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि अगर वे एग्री नहीं करते हैं प्रीवियस बेंच के डिसीजन से या प्रीवियस जज के डिसीजन से, तो उन्हें मैटर लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। हमारे साथ क्या है, कहते हैं ना कि हमें जो भी रूलिंग है वो गुड है, बैड है, इंडिफरेंट या इंडिफरेंट है, हमें उसे मानना चाहिए। हम उसे मानने से इनकार मतलब ये कहकर नहीं कर सकते कि इट वाज बैडली आर्ग्यूड, इट वाज बैडली आर्ग्यूड, inadequately considered or
इट इज फैलिशियसली रीजन। तो ये कोई आधार नहीं होंगे, मतलब अगर कोई रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तो हमें वो हमारे ऊपर बाध्यकारी है, और उन्होंने कहा कि इट मे बी गुड, इट मे बी बैड और इंडिफरेंट, वी मे disagree with the ruling academically, but as a judge we are bound to follow। तो एक जिसका प्रेसिडेंट के बारे में वही है कि स्टेली डिसाइसिव रूल लगता है, एंड वी शुड फॉलो द सेटल्ड लॉ। दूसरी चीज और तीसरी चीज है कि अगर हमें फॉलो नहीं करना है तो वही है सामंत का सूत्र, आइदर डिस्टिंग्विश और फॉलो, कि आप उसे या तो अंतर करिए अपने तत्वों से, अगर तत्वों के समीप है तो या समानता है तो फिर उसे मानना चाहिए। क्रिमिनल लॉ के बारे में कहते हैं इसमें कोई रूलिंग्स मतलब ये पूर्ण निर्णय नहीं होते अगर तत्वों में अंतर आ गया है। कहते हैं स्लाइटेस्ट वेरिएशन इन फैक्ट्स विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो कहते हैं प्रोपिंक्विटी ऑफ फैक्ट्स होना जरूरी है, और उस पर ही अगर कोई बात फिर आ गई कि इट इज the law declared, not the conclusion of the judgment that is binding। So thanks to all of you।